हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। क्लास 12 के चैप्टर 1 के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हम पहले वीडियो में आप लोगों को दिए थे। आज हम लोग चैप्टर 1 को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है वो है आपका रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 आपका है रिप्रोडक्शन, आपका हिंदी में इसे कहते हैं जनन। क्योंकि ये जनन जो है आपका चैप्टर नहीं बल्कि एक यूनिट है। क्लास 12 में एक यूनिट है और इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, तो देख लीजिए कि रिप्रोडक्शन जनन एक यूनिट है क्लास 12 में, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग अगले इंटरमीडिएट के बाद तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। रिप्रोडक्शन इस यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, अलग अलग 4 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन कैसे होता है। कोई भी जीव हुआ, उस जीव में जनन कैसे होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि जीव में जनन कैसे होगा, जनन होता क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है। दूसरा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट, पुष्प लिए हुए जो पौधे होते हैं, उनमें जनन किस प्रकार से होता है। तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बीमारियां क्यों होती हैं, उन बीमारियों का इलाज क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज इन चारों चैप्टर्स में से हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग शुरू करेंगे। कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग शुरू करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि जो ये चैप्टर है, ये नाम इसका जनन, आखिर जनन है क्या। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है। किसी भी जीव का अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को जनन कहते हैं। अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को जनन कहते हैं। किसी भी जीव का अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी जीव का अपने ही समान संतति
उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखो बच्चों, किसी भी जीव का अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अपने ही समान कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन की संतति ह्यूमन ही होगी, बिल्ली है बिल्ली की संतति बिल्ली होगी, डॉग है डॉग का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डॉग ही होगा। ठीक, तो अपने ही समान जीव संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ इंडिविजुअल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ इंडिविजुअल्स गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। रिप्रोडक्शन, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा जो प्रश्न उठता है वह कि आखिर जनन होता क्यों है, जनन हम आखिर करते क्यों हैं। तो निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब निरंतरता किसकी निरंतरता? जीवन की निरंतरता, लाइफ की निरंतरता, आप इसे कह सकते हैं जीवन की निरंतरता, लाइफ की निरंतरता, स्पीसीज की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, पीढ़ी की निरंतरता, जो भी कह सकते हैं आप लोग। निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। निरंतरता मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि हम कोई भी एक जीव ले लीजिए, मनुष्य को ले लीजिए। अगर मनुष्य जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो फीडिंग किया यानी खाया पिया, ग्रो किया, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद डेड हो गया और जनन नहीं किया, तो उसकी अगली पीढ़ी बनेगी नहीं बनेगी, वहीं पर फिनिश हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? आवश्यक है ये जीवों में निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जनन आवश्यक होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी जीव का विकास होता रहे। इसलिए जीव निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन हमारा आवश्यक है। जनन है क्या, जनन आवश्यक क्यों है, ये चीज आप लोगों ने देख लिया। तीसरी जो बात आती है, तीसरी बात आती है लाइफ स्पैन, जीवन काल बोलते हैं इसे, लाइफ स्पैन, जीवन काल। ये जीवन काल क्या होता है? किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को लाइफ स्पैन या जीवन काल। प्राकृतिक मृत्यु यानी कि प्रकृति के द्वारा, मतलब अपने आप जो मृत्यु होती है वो प्राकृतिक मृत्यु। ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाने से अगर मृत्यु हो जा रही है तो उसका जीवन काल इतना ही है, ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। इन जनरल प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है उसी को जीवन काल, लाइफ स्पैन कहते हैं। ये जीवन काल क्या है? सभी जीवों में अलग अलग होता है, सभी जीवों में सबका जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य में देख लीजिए, अगर इन जनरल बात कर लिया जाए तो 65 से 70 साल, ठीक है।
कौवे का देख लीजिए, तोते का देख लीजिए, किसी पेड़ का देख लीजिए। तो ये जीवन काल सबके सारे जितने भी जीव हैं, चाहे वनस्पति जगत में हुआ चाहे मनुष्य में हुआ, सब जितने भी जीव हैं सबका जीवन काल अलग अलग होता है। तो दूसरी जो चीज़ जीवन काल में आप ये प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि ये जो जीवन काल है क्या शरीर की भार, शरीर की लंबाई यानी आकार पर निर्भर करता है? नहीं करता। जीवन काल किसी भी जीव के शरीर की लंबाई, भार, आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एक तोता, पैरट, एक तोता और एक कौवा, इन दोनों को आप लोग देख रहे हैं, तोते को और कौवे को जानते भी होंगे इसके बारे में। ये जो कौवा होता है और ये जो तोता है, इन दोनों के बॉडी का जो साइज है लगभग एक समान होता है, परंतु इनका जीवन काल बहुत ही अलग है। तोते का जीवन काल लगभग 140 वर्ष का होता है। तोता 140 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, परंतु कौवा सिर्फ 15 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। आप इस छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन काल किसी भी जीव का उसके शरीर की लंबाई, उसके शरीर के भार, उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। सबकी अपनी अपनी जीवन काल है। तोता 140 वर्ष तक जीता है, कौवा 115 वर्ष तक जीता है, लेकिन दोनों के शरीर का साइज बराबर होता है। ठीक। अब जो है कि बहुत सारे पौधे हैं। एनसीईआरटी की बुक में आप लोग को देखिएगा कि एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे पौधे और जीवों का जीवन काल दे रखा है, और उसमें पूछा भी है कि कुछ के जीवन काल आप लोग पता करके लिखिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आपके आसपास जो पौधे हैं, जैसे आपका धान, गेहूँ, मक्का हो गया, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनका जीवन काल कितना होता है ये आप लोग ढूंढ करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो बताएंगे हम, लेकिन होमवर्क के रूप में रहेगा कि इसको आप लोग ढूंढ के लिखने का प्रयास कीजिएगा। जीवन काल ढूंढ के लिखेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपको ये लर्न हो जाएगा अपने आप, ऐसे हो। अदरवाइज आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, जो कि मुश्किल होता है। तो एक जीवन काल हो गया। अब कोई भी जीव जो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसका जीवन काल आपको पता हो गया कितने साल तक जिएगा। तो इसमें प्रोसेस आता है, क्या है कि बर्थ के बाद क्या है, ग्रो, उसके बाद डेथ। ग्रो या फिर मैच्योर कर सकते हैं। बर्थ होता है पहले, यानी जन्म लेता है कोई भी जीव, उसके बाद मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ये जो साइकिल है, ये जो बर्थ, ग्रो एंड डेथ की जो साइकिल जो चलती है जीव में, तो अगर पूरे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो एक लार्ज डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, बहुत विविधता देखने की मिलती है जीवों में। आपको खुद पता होगा कि जीव में देखिए छोटे से प्रोटोजोवन से लेकर के आपको एक सबसे विकसित प्राणी मनुष्य आपको दिखाई देता है। तो वहाँ से लेकर अगर एक किनारे से देखें तो बहुत सारे जीव, बहुत सारे पौधे इस प्रकृति में, संसार में विद्यमान हैं। तो जितने ये विभिन्न प्रकार के जीव विद्यमान हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें जनन करने की तरीका भी अलग अलग होगा, इनके बर्थ करने का तरीका अलग अलग होगा, इनके मैच्योर होने का भी तरीका अलग होगा, ठीक है। और जो कंप्लीट इनकी जो लाइफ साइकिल होगी, वो लाइफ साइकिल भी अलग अलग होगी। बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस आधार पर अगर हम लोग इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो समस्त जीव हैं, उन समस्त जीवों में ऑर्गेनिज्म की पार्टिसिपेशन,
ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन को देखा जाए के आधार पर देखा जाए तो जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन दो टाइप का है। रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के आधार पर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगर ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के आधार पर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यानी कि हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के आधार पर, तो इसमें जो है एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ये होता है कैसा, यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट ओनली वन ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बाइपेरेंटल होता है, ये बाइपेरेंटल होता है। बाइपेरेंटल का मतलब इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट, और जो दो पेरेंट होंगे कौन से, विपरीत सेक्स वाले, अपोजिट सेक्स वाले, टू पेरेंट्स विथ अपोजिट सेक्स। इसमें क्या है, दो पेरेंट अपोजिट सेक्स वाले इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि विपरीत लिंगी होते हैं। तो विपरीत लिंगी, इन दोनों में विपरीत लिंगी जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे बाइपेरेंटल बोलेंगे। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते कहते हैं। ठीक, तो ये आपका रिप्रोडक्शन दो प्रकार से, ये सेक्सुअल, सेक्सुअल। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे इन दोनों को पढ़ने के बाद, क्योंकि वेजिटेटिव का कुछ पार्ट सेक्सुअल में भी आता है, तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल को देख लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे तो ये एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, सेक्सुअल बाइपेरेंटल है। और ये यूनिपेरेंटल का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा, और बाइपेरेंटल का मतलब क्या हुआ, इसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे। अब बातें आती है कि पहले जो डिस्कवर था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक जाने की हमको आवश्यकता क्या पड़ी, तो इन दोनों को अगर समझा जाए तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। इसलिए टाइम को बचाने के लिए हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, दोनों के विभेद को एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। काफ़ी आसानी होगी आपको याद करने में भी और हमको बताने में भी। तो देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो काइंड्स हैं रिप्रोडक्शन के। इन दोनों के जो अलग अलग जितने भी लक्षण हैं, जितने भी आपके मेरिट्स हैं, जितने भी डीमेरिट्स हैं, इन सबको हमने बाकायदे कैटेगराइज करके अलग अलग लिख दिया है, समझ सकते हैं। देखिए, पहला जो आपका डेफिनेशन है उसको हम पहले ही बता दिए हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म, बाइपेरेंटल मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू ऑर्गेनिज्म विथ अपोजिट सेक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो डॉटर ऑफस्प्रिंग बनता है, वह क्या होता है, क्लोनिंग, क्लोन होता है। इसीलिए कहते हैं कि क्लोनिंग जो है ये रिजल्ट है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्लोनिंग नहीं हो पाता। इस बात को थोड़ी सी समझिए, क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग यानी कि जो ऑफस्प्रिंग, जो संतति बनेगा, जो जीव बनेगा जनन के बाद एसेक्सुअल के, अगर वह जेनेटिकली
जेनेटिकली सेम होता है, जेनेटिकली एकदम सेम होता है, आइडेंटिकली फिजियली और जेनेटिकली दोनों तरीके से वो सेम होता है, तो वो क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्लोन बोलते हैं। बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे की तरह, जैसे जुड़वा आप लोग देखते हैं ना, जुड़वा मनुष्य में, तो ये क्या है, मनुष्य में जो जुड़वा देखते हैं तो ये जेनेटिकली सेम हो, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% जेनेटिकली मनुष्य में सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनेगा वो जेनेटिकली भी सेम होता है। ऑफस्प्रिंग कैसे होता है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो जनन होगा तो उस जनन में सिर्फ एक ही, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिए, एक ही ऑफस्प्रिंग भाग ले रहा है, यानी कि एक ही जीव भाग ले रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक अमीबा है आपका, अब ये अमीबा से अगर जनन हो रहा है तो ये अमीबा क्या करेगा, डिवाइड कर जाता है, विभिन्न माध्यमों से डिवाइड करता है। अभी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब तरीके बताएंगे तब वहाँ समझाएंगे। अगर विभिन्न माध्यमों से डिवाइड करता है तो डिवाइड कैसे करता है, डिवाइड करेगा, मान लीजिए इसका श्रिंक कर गया, यहाँ से श्रिंक करने के बाद जो इसकी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियाई होती है, वो न्यूक्लियाई क्या होगी, ये न्यूक्लियाई इसकी क्या होगी, श्रिंक करेगी, यहाँ बीच से दब करके साइड में बढ़ने लगेगी। फिर बाद में क्या होगा कि यही अमीबा जो है, ये और भी ज़्यादा श्रिंक कर जाएगा, और भी ज़्यादा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और ये न्यूक्लियस भी क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। जब सिकुड़ेगा तो ये बीच में से टूट जाता है, और बीच में से टूट करके एक हाफ न्यूक्लियस इधर चला जाता है और हाफ न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, और एक ही अमीबा से दो अमीबा का निर्माण होता है। क्योंकि अब देखिए वही न्यूक्लियस यहाँ भी आया, उसी न्यूक्लियस का पार्ट यहाँ भी गया। आप लोग कक्षा 11 में सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जब जेनेटिक मटेरियल, सेम जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी सेम जेनेटिक मटेरियल इस अंतर में गया है, तो भाई दोनों कैसे अलग अलग होंगे, इसलिए वो क्या होता है, जेनेटिकली बिल्कुल एक दूसरे के सेम होते हैं, जेनेटिकली बिल्कुल समान होते हैं, एकदम समान होंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो क्लोनिंग इज द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल सेक्स जो है उसका जो क्रोमोसोम है वो अलग डिवाइड होगा मियोसिस के द्वारा, फिर फीमेल का भी डिवाइड होगा। दोनों का जब आपस में ओवरलैपिंग के चांसेस, ओवरलैपिंग होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो कई चीज़ों के द्वारा उसमें क्या होता है कि वैरायटी उत्पन्न हो जाती है। आगे समझाएंगे इसको। तो यहाँ पर क्लोन बनने की संभावना नहीं होती है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल क्लोनिंग इज द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग नहीं होता है, सिंपल सा समझ लीजिए। फिर तो अब पूछा जाए कि अगर प्रश्न आता है कि क्लोन है क्या, तो अगर ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और आइडेंटिकली एकदम सेम टू सेम है, जेनेटिकली और आइडेंटिकली एकदम सेम टू सेम है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकली दोनों सेम टू सेम है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट एक चीज आप दिमाग में बनाए रखिएगा कि एनसीईआरटी बोलती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विद आर विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विद आर विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, अर्थात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फॉर्मेशन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन उत्पन्न होती है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। कभी कभार मेडिकल के एग्जाम में पूछ देता है, इस तरह के फंसाने वाले क्वेश्चन पूछ देता है कि अलैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिर्फ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, दूसरा लिखेगा गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तीसरा लिखेगा गैमेट्स का फॉर्मेशन या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, तो ठीक चौथा लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एनसीईआरटी को अगर आधार मानेंगे तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों को इसको टिक करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं है, तो इतना दिमाग में रखिएगा कि इन जनरल गैमेट्स का फॉर्मेशन एसेक्सुअल में नहीं होता है।
अब दूसरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन आखिर कैसे हो सकता है। तो इसको आप लोगों को आगे जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में बताएंगे तो इसको फिर इसके काइंड्स में आपको समझाएंगे। फिर देखिए पांचवा जो है, चौथा, सोमैटिक सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, और यहाँ पर क्या है आपका जर्म सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहाँ पर सोमैटिक सेल, सोमाइट्स का मतलब होता है दैहिक, शारीरिक। तो ये जो दैहिक या शारीरिक कोशिकाएं हैं वही रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि जनन इकाई का काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा ही जनन होता है, पहले ही बताया है। बाइपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जर्म सेल एक्ट है। जर्म सेल, इसमें जर्म सेल कौन कौन से हैं, मेल एंड फीमेल, ये अलग अलग दो जर्म सेल हुए, ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करते हैं, जनन इकाई का काम जर्म सेल बोलते हैं, और इसमें सोमैटिक सेल काम करता है। पांचवा क्या है, क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस, और यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल। यहाँ पर पूरे प्रोसेस के दौरान, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो आपका क्रोमोसोम्स है ये डिप्लॉयड ही रहता है, क्योंकि इसमें मियोसिस होती नहीं है, बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं, ये बराबर बराबर भी बढ़ सकते हैं या फिर इरेगुलरली भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म से जनन हो रहा है, इसलिए जो गुणसूत्र है वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रह जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि मियोसिस होती है, तो मियोसिस के द्वारा ये जो जर्म सेल है, मियोसिस के द्वारा ये जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल पहले डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, अब ये क्या होता है, जर्म सेल डिप्लॉयड 2n। जर्म सेल कौन कौन से हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, चाहे मेल का मेल गैमेट्स, मेल या फिर फीमेल, मेल या फीमेल जो जर्म सेल हैं, तो जब इनमें मियोसिस होगा तो मियोसिस के बाद ये बढ़ जाते हैं कैसे, यन और यन हैप्लॉइड गैमेट्स में बढ़ जाते हैं। ये जो मेल और फीमेल जर्म सेल थे ये हैप्लॉइड गैमेट्स में बढ़ जाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस, और यहाँ पर क्या है कि ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल। तीसरा है फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, छठा फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन अकर एंड फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म है तो उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। यहाँ पर क्या है कि मेल एंड फीमेल दो प्रकार के गैमेट्स हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का फ्यूजन होगा, जब संयुग्मन होगा तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा वहाँ पर बनेगा क्या, आपका जाइगोट बन जाता है। तो ये जो हैप्लॉइड्स जो मेल और हैप्लॉइड जो बना हुआ है आपका, पहले जर्म सेल थे, जर्म सेल मेल जर्म सेल 2n, फीमेल जर्म सेल 2n, दोनों आपस में मेल जर्म सेल ये बढ़ जाएगा यन और यन, मेल का यन और फीमेल का यन, यानी मेल का हैप्लॉइड गैमेट्स और फीमेल का हैप्लॉइड गैमेट्स, ये जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों फिर क्या बना लेंगे, 2n जाइगोट बना लेंगे, दोनों 2n जाइगोट बना लेंगे। तो यही चीज है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक 2n जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट 2n इसको बना लेंगे। फिर सातवां है वेरिएशन नॉट अकर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन कहाँ से होगा, जब एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का जब जनन हो रहा है तो वेरिएशन यानी विभिन्नता उत्पन्न होगी नहीं, एकदम सेम टू सेम, क्योंकि अब पहले दूसरी लाइन में आप समझ सकते हैं क्लोनिंग आपको बता दें, कोई जेनेटिकली और आइडेंटिकली सेम होते हैं, तो जब जेनेटिकली आइडेंटिकली सेम है तो वेरिएशन कहाँ से आया, विभिन्नता कहाँ से होगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन क्या है, बहुत ही यूनिक थिंग्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों,
क्योंकि वेरिएशन जो है, वेरिएशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जब विभिन्नता उत्पन्न होगी, जीव जनन कर रहा है, ये कहीं समान रहेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, मौसम परिवर्तन होगा, स्थिति बदलेगी और सेम जीव रहेगा, तो उसको उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा होगी। तो अगर इस तरह से हुआ, ये जीव वही रहा और क्लाइमेट बदल गया, तो उस समय में अगर वह अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया तो डेथ होता जाएगा और जीव क्या है, समाप्ति के कगार पे चली जाएगी। परंतु अगर वेरिएशन आ गया, विभिन्नता उत्पन्न आ गई, तो अगर ये क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में वह जीव जा रहा है और उसमें विभिन्नता उत्पन्न हो गई, तो वहाँ पर भी जीने की क्षमता वो रखने लगेगा। और वही वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होता है। वेरिएशन ही इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होता है। इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। तो ये वेरिएशन यहाँ पर उत्पन्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है और ये वेरिएशन बहुत ही आवश्यक चीज है जीवों में निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवों की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन का होना आवश्यक है। विभिन्नता नहीं रहेगी तो जीव समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, लास्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट रिक्वायर्ड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। एक लास्ट चीज, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्टर होता है, बहुत तेजी से होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्लोअर है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्लो होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बन जाने हैं, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसमें क्या है, पहले मेल फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगा, फिर वे सेल्स अपनी संख्या में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर सेल संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, तो पूरी एक टाइम प्रोसेस ज़्यादा लग जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, कम ही एनर्जी लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसमें क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये थोड़े से आपके बेसिक डिफरेंस कह लीजिए या फिर बेसिक नॉलेज कह लीजिए, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल बोर्ड के दृष्टिकोण से ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो अन्यत्र कोई और चीज़ ये सेक्सुअल और सेक्सुअल के विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, इससे अवगत कराएंगे। आज आपको जितना बताया गया है इसको आप लोग रिवाइज करिएगा और अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। थैंक्स।